तो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सामान्य ज्ञान, जो कि एक सामान्य विज्ञान है। और ये बहुत ही बेसिक से बेसिक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी मैं आज इसमें कवर करूँगी। ये आज का टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें क्या है, क्या होता है ये, तो उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है रेलवे की, तो उसी की अब तैयारी कराई जा रही है। तो चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो साइंस की हो या एसएसटी की हो, हम हर तरीके की तैयारी, आप हर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी स्टार्ट कर दी है। तो आप वीडियो देखें और जाकर के चैनल पर विजिट करें। तो देखो बच्चों, जो आज का टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, कि है क्या ये, कि सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रिटेन की लीडर्स नगर परिषद ने 1920 में जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। जैव प्रौद्योगिकी ऊर्जा, खाद्य प्रौद्योगिकी, रसायन, चिकित्सा एवं अपशिष्ट संशोधन आदि सभी क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम है। जैव प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित उपयोग हैं। देखो ये क्या है कि जो ये जैव प्रौद्योगिकी है, ये सबसे पहले लीडर्स नगर में, जो ब्रिटेन का लीडर्स है वहाँ उस नगर में नगर परिषद ने 1920 में, हम बात कर रहे हैं 1920 की, 1920 में जैव प्रौद्योगिकी शब्द का उपयोग या प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले ये कहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये हुआ था ब्रिटेन में। खाली ब्रिटेन भी आ सकता है नाम, और फिर इसके अलावा वो नगर का भी नाम पूछ सकते हैं। तो ये लीडर्स नगर परिषद ने किया था 1920 में जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग। इसके अलावा जो ये जिसमें इसका काम होता है, जो प्रयोग होते हैं, वो है जैव प्रौद्योगिकी ऊर्जा, जो ऊर्जा के साधन हैं, खाद्य के साधन हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी, जितने भी प्रकार के रसायन हैं, जैसे चिकित्सा, आपका मेडिकल क्षेत्र है, या अपशिष्ट संशोधन, जो बचे हुए अपशिष्ट चीज़ें हैं उनमें कैसे संशोधन किया जाए, आदि सभी क्षेत्रों में योगदान करने में ये सक्षम है। इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। निम्नलिखित प्रयोग यही हैं बच्चों कि एक तो ये सबसे पहले ये होता है ऊर्जा के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, खाद्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, रसायन के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, अपशिष्ट जितने बचे हुए चीज़ें हैं उनके, यानी कि ये विभिन्न प्रकार से निम्न उपयोगों में प्रयोग होता है। जो कि आपका जैव प्रौद्योगिकी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि सब प्रकार की जो जितने भी मैंने अभी आपको नाम डेफिनेशन बताई हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। सबसे पहले ब्रिटेन में इस शब्द का प्रयोग हुआ, तो उसके बाद ये जो अगर नगर की बात करें तो लीडर्स नगर परिषद ने 1920 में इस शब्द का प्रयोग किया था। एक और डेफिनेशन आती है बच्चों क्वेश्चन में, डीएन फिंगर प्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग विवादित जनकता के मामलों में, अपराधियों की पहचान करने में, प्रजातीय समूहों के संबंधों को जानने के लिए किया जाता है। जो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चों के, ये देखो इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। आप प्रिंटिंग से ऐसा लगेगा कि आप जो वो फोटो स्टेट करा के लाते हैं उसकी बात हो रही है, वो अलग चीज़ है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर का मतलब आपका हाथ, उस प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो उसके प्रिंट लिए जाते हैं, उस जिस जगह जगह जहाँ पर भी अपराधी ने हाथ लगाए होंगे या उसके हाथों का हाथ लग जाते हैं, कुछ भी अगर ऐसा है तो उसके हाथों की फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और अपराधियों की पहचान की जाती है। इसके अलावा प्रजाति समूह के संबंधों को जानने के लिए भी प्रिंटिंग, जो फिंगर प्रिंटिंग प्रयोग है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये जो फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो जितने विवादित मामले हैं, जो भी अपराध के मामले हैं, उनमें प्रयोग होता है। जनकता शब्द का प्रयोग जरूर आएगा आपको, तो इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द डालेंगे कि इसमें आपको ध्यान देना होगा कि फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग विवादित जनकता के मामलों में किया जाता है और अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता है। जितने भी प्रजातियों समूह के संबंधों को जानने के लिए भी प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक और शब्द है बच्चों जिसकी डेफिनेशन हर बच्चे को आनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक और बहुत ज़्यादा डीप
आपको हम पढ़ा रहे हैं। बेसिक इसलिए है कि ये बुक्स में मिलेगा आपको, और आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 6 to 12 तक की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद कई सारी बुकों का प्रयोग करना पड़ेगा। साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इस तरीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 6 to 12 तक के आपको एक तरीके से रिसर्च करनी होती है, पढ़ना होता है, और तब आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसके अलावा एक और डेफिनेशन हम देखेंगे आज बच्चों। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सोच समझकर कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं की आंतरिक रूपरेखा का परिवर्तन किया जाता है। इससे रिकोम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण होता है। तो ये जो डीएनए बनाने के लिए कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं की आंतरिक रूपरेखा का परिवर्तन किया जाता है, इससे रिकोम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि जनुकीय अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, किसी जीव के संजीन जीनोम में हस्तक्षेप करके उसे परिवर्तित करने की तकनीकों व प्रणालियों तथा उनमें जो विकास व अध्ययन की चेष्टा का नाम सामूहिक नाम है, जिसे कहते हैं हम जनुकीय यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझो कि जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसे सोच समझकर जो हम कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं की आंतरिक रूपरेखा में परिवर्तन करते हैं, उसका थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि देखो बच्चों, जनुकीय अभियांत्रिकी है या आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, जिसको हम अंग्रेजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, किसी जीव के संजीन को यानी जीनोम जो होते हैं उनमें हस्तक्षेप करा जाता है, उसे परिवर्तित करने की तकनीकों व प्रणालियों तथा उनमें किस विकास व अध्ययन की चेष्टा का सामूहिक उसमें किया जाता है। इसी का सामूहिक नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। जैसे हम इसको ऐसे और समझ सकते हैं, मानव प्राचीन काल से ही पौधों व जीवों की प्रजनन क्रियाओं में हस्तक्षेप करके उनमें नस्लों को विकसित करता है आ रहा है। देखो जैसे कि अभी आप सुनते होंगे कि भेड़ पे वो करीब पैदा हुई है, या किसी और से पेड़ों की कई नस्लें बनाई गई हैं। तो इस तरीके से आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा ये सब किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे कि एक गाय का बछड़ा है, वो नॉर्मली अगर होता है अपने तरीके से, लेकिन उसको आप कृत्रिम तरीक़ों से भी पैदा करा सकते हैं, जिसमें लंबा समय लगता है। लेकिन इसके विपरीत जनुकीय अभियांत्रिकी में सीधा आणविक स्तर पर रासायनिक और जैव प्रौद्योगिकी विधियों से ही जीवों का जीनोम बदला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब क्या है। सीधा सा है कि जो जनुकीय अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, वो उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, उसे परिवर्तित करने के लिए कई प्रणालियों को प्रयोग किया जाता है, और उससे उनमें जो विकास होता है उसका अध्ययन की चेष्टा की जाती है। फिर ये भी देखते हैं ना वैज्ञानिक कि ये जो हम कर रहे हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आने वाले समाज के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए तो नहीं है, इसका कोई भयानक तो परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन वो फिर भी कृत्रिम तरीके से इस तरीके से परिवर्तन इसमें किया जाता है, डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण होता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, आगे देखते हैं हाइब्रिडोमा तकनीक। ये क्या है इसको बच्चों देखते हैं कि ये देखो क्या है। हाइब्रिडोमा तकनीक के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन कैसे किया जाता है या ये क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक बड़ी संख्या में समान एंटीबॉडी बनाने की एक विधि है। समान मतलब जैसा एंटीबॉडी आपके शरीर में है, सेम टू सेम एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, क्योंकि कितनी सारी बीमारियों में ये काम आता है। जेनेटिक जितनी भी होती हैं उन बीमारियों को, किसी की बॉडी में कोई चीज़ नहीं बन रही है तो सेम टू सेम उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाना एंटीबॉडी की एक विधि है, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यह एक प्रक्रिया एक चूहे या स्तनपायी पर की जाती है, जिस जो प्रक्रिया है वो ये है कि दूसरे का एंटीबॉडी निकाल करके उसके अंदर इंजेक्ट करके
शुरू होती है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। यानी कि हम किसी की अगर जान बचाना चाहते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति में वो नहीं है, उसमें कमी आ गई है, किसी एंटीबॉडी के बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी आ गई है, तो जो नकली कृत्रिम तरीके से एंटीबॉडी बनाई है उसको वो इंजेक्ट की जा सके। लेकिन ये जितनी भी रिसर्च होती है वो चूहों पर होती है या स्तनपायी जानवरों पर होती है। तो स्तनपाइयों पर होती है या चूहों पर होती है, ठीक है। तो उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी और के बॉडी में से निकाल करके, और फिर देखा जाता है कि इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब देखो जैसे कि टीबी है, बीटी है। बीटी मतलब बेसिलस थूरी, जो थूरिन जीएसीस एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है, बीटी, जिसका प्रयोग जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों के निर्माण में किया जाता है। तो ये जो बीटी का प्रयोग है ये किया जाता है किसमें, मॉडिफाइड जो पौधे हैं उनके निर्माण में किया जाता है, बेसिलस थूरिनजिएंसिस का, ठीक है। ये एक प्रकार का जीवाणु है। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि हाइब्रिडोमा की तकनीक से क्या हो सकता है। तो इससे एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। जो बीटी है वो बेसिलस क्या है, बीटी मतलब बेसिलस थूरिन जीएसीस एक प्रकार का जीवाणु है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों के निर्माण में किया जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो मैं 3-4 बार रिपीट भी इसलिए करती हूँ बच्चों, ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए और वो आपके जबान पे क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते हैं जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ तो आप नीचे आंसर लिख सकते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि देखो अभी तो पौधों के निर्माण में किया जा रहा है, जीव चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कब किया। तो ये हुआ था 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में। एंडीनोसिन डीएमइनेज यानी कि एडीए की कमी को दूर करने में किया गया था। ये एक बीमारी थी जिसकी कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग 1990 में किया गया था 4 वर्ष की लड़की पर। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया जैव प्रौद्योगिकी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सामान्य विज्ञान का। जो आपकी विज्ञान है उसको हिंदी में मैंने बहुत ही इजीली समझाया है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको बहुत, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे अपनी लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम देते हैं, जब वो इंग्लिश टू इंग्लिश तैयारी करते हैं तो उनको बहुत ईजीली समझ में ही नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। तो आपको पूरी तरीके से हिंदी में पढ़ाया है आज साइंस को। और ये मैंने आज आपको पढ़ाया जैव प्रौद्योगिकी, डीएनए फिंगरप्रिंट, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, हाइब्रिडोमा तकनीक। इसके अलावा बच्चों और भी कुछ पढ़ना, ये डेली रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी, लेकिन शर्त एक है, मैं 10-5 वीडियो देखूंगी जो मैं आरआरबी की तैयारी करा रही हूँ। अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे वीडियो बढ़ाऊंगी, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि ना तो तुम देखते तो हो लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम संसाधन में एक गांव में बैठ कर के आपको पढ़ाई की उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सकें और वो अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बच्चे जितने भी फॉर्म भर रहे हैं वो अपना पूरी तैयारी करते रहें। हमारी तरफ से हम अपनी 100% तैयारी करा रहे हैं। और बुक भी पढ़ें, जितनी भी बुक हैं एक बार, क्योंकि आप अगर उसको रीड करेंगे और जब हमारी वीडियो देख करके पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन माइंड में घूमते रहेंगे कि ये मैंने पढ़ा है। तो इससे क्या होता है बच्चों, आपको जल्दी हर चीज़ याद हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।